हेलो विद्यार्थियों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं एमडीसी इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर किया है और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, लेक्चर 11 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 2 और हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मेन जो हमारा आज टॉपिक होने वाला है इसमें वो हम लोग लेंगे आइसो क्वांट। अब ये आइसो तो बहुत बार आपने नाम सुना होगा। तो आइसो का अर्थ होता है सेम टू सेम या फिर ये एक समान। क्वांट मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से यहाँ पर मतलब है। तो क्वांट का यहाँ पर सीधा मतलब क्या हमने कहा, आउटपुट या फिर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो अगर हम सेम आउटपुट लेना चाहते हैं और इसके लिए हमें लेबर या फिर कैपिटल का कुछ मान लीजिए कि कॉम्बिनेशंस लेना होता है कि चलिए भाई हम लेबर को कम रखते हैं कैपिटल को ज़्यादा, या फिर हम कैपिटल को ज़्यादा रखते हैं लेबर को कम। तो हम ऐसा कुछ करके कैसे हम सेम टू सेम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसी चीज़ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 सबके लिए कॉमन पेपर होता है। तो हमने कह दिया कि इससे पहले हम लोग 10 लेक्चर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो कंप्लीट आपको 10 लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर के सारी वीडियोस को देख लीजिए। साथ में ही प्लेलिस्ट पर आपको ये सारी वीडियोस जो है वो एक साथ में कर दिया गया है, तो आप वहां से भी 1 बाय 1 करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे टीचर्स जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर में काम कर रहे हैं, बहुत ही आपको शिद्दत के साथ सारे कंसेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कि आप कह लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो कंप्लीट वो सारी चीज़ें आप खुद ही देखिए और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वे भी जो है चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बेहतर कर सकें। और जितने भी टीचर्स अभी इस चैनल के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो उन सबके द्वारा जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया है वो सारी अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाता है। तो बिल्कुल जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लास में दिया जाता है, नोट्स वगैरह, वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ में ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग चूंकि टॉपिक लेने वाले हैं आइसो क्वांट, सो डिस्कस यहाँ पर हम लोग करेंगे सम उत्पाद वक्र के बारे में कि अच्छा आइसो जो क्वांट है या फिर आइसो क्वांट कर्व है वो है क्या दरअसल, या फिर आप कह लीजिए सम उत्पाद वक्र कहेंगे किसको। यहाँ से हम लोग जो है वो चीज़ें शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इस वर्ड को आप कई बार देखे होंगे या फिर सुने होंगे इसके बारे में कि आइसो का अर्थ होता है, जनरली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में सुनते हैं, तो आइसो का मतलब होता है सेम या फिर समान या फिर इक्वल। आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, सेम भी बोल सकते हैं या फिर इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और क्वांट का सीधा मीनिंग यहाँ पर है आउटपुट से। ठीक है, क्वांट का मतलब है आउटपुट या फिर आप इसको प्रोडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सम उत्पाद वक्र का परिभाषा ले लिया है। ध्यान दीजिए कैसे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि सम उत्पाद वक्र वह वक्र है जो दो उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधन केवल कितना है, दो। आगे भी डिस्कस हम लोग करेंगे मान्यता के अंदर में। यहां पर देखिए, तो कह रहे हैं कि दो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों से, यानी कि हम कॉम्बिनेशंस दोनों ही फैक्टर का अलग अलग ले सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि पूंजी को ज्यादा लगा दिया जाए उत्पादन प्रक्रिया में और लेबर को कम, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं लेबर को ज्यादा लगाइए और पूंजी को कम, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैसा ही कह रहा है कि अलग अलग संयोग हम तैयार कर सकते हैं और इससे किस वस्तु का उत्पादन करना है, केवल एक वस्तु का उत्पादन करना है। तो एक वस्तु के समान उत्पादन स्तर को व्यक्त करता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर आइसो क्वांट का जिक्र कर रहे हैं या फिर सम उत्पाद वक्र के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो सम उत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो उत्पादन के साधनों के अलग अलग संयोग से एक वस्तु के समान उत्पादन स्तर को व्यक्त करता है। ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कहाँ पर, टेबल में और डायग्राम में। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल आपका डेफिनेशन ये रहा
कि सम उत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो साधनों या फिर दो उत्पादन के साधनों की सहायता से विभिन्न संयोग एक वस्तु के लिए तैयार किया जा रहा है, और जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है अलग अलग लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशन से, वो हमारा जो आउटपुट है वो सेम टू सेम है। अब एक हमने यहाँ पर परिभाषा और ले लिया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम परिभाषा को शामिल करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि एक से अधिक डेफिनेशन सेम कंसेप्ट के लिए लिखना बहुत अच्छा होता है, इससे क्लैरिटी बढ़ती है। दोनों डेफिनेशन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि दोनों डेफिनेशन के लिए कॉमन नहीं रहता, और वो ही चीज़ आपको डेफिनेशन के अंदर में चाहिए भी दरअसल, है ना। थोड़ी सी वेराइटी तो हर कोई चाहता है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि समुत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले दो उत्पत्ति के साधनों, फिर से जिक्र कर रहे हैं उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन केवल कितने हैं, दो उत्पादन के साधन लगे हुए हैं, और हमें एक ही वस्तु का उत्पादन करना है, बहुत सारी वस्तुओं का नहीं। तो यहाँ पर क्या मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सम उत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले उत्पत्ति के दो साधनों के अनेक संयोग बिंदुओं का बिंदु पथ है, मतलब कि लोकस पॉइंट आप बोल सकते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विभिन्न सम उत्पाद रेखाएं उत्पादन के विभिन्न उत्पादन स्तर को व्यक्त करती है या फिर बतलाती है। अब इसका अर्थ क्या है, आगे जब कंसेप्ट पूरा हो जाएगा तो हम आपको विशेषता के अंदर रह करके वो चीजें समझा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस चीज को अब ध्यान देना चाहें तो हम देखिए बता रहे हैं, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर हमने ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई दो लेबर या फिर कैपिटल, दो फैक्टर्स कोई सा भी ले लीजिए, तो मान करके चलिए कि श्रम की मात्रा हम रख दे रहे हैं एक्स एक्सिस पर और पूंजी की मात्रा हम रख दे रहे हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर दो उत्पत्ति के साधन। अब यहाँ पर अनेक संयोग बिंदु हम कैसे तैयार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान करके चलिए, चूंकि आपको हम आगे दिखाएंगे ही, तो इस तरीके से आपका बनेगा आइसो क्वांट कर्व, जिसको शॉर्ट में हम लोग IQ कह सकते हैं। कई बार यहाँ पर IQ ना लिख करके IP लिखा जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। IP का मतलब होता है आइसो प्रोडक्ट और IQ का मतलब होता है आइसो क्वांट, तो दोनों में फर्क नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर तो वाली तो बात है नहीं। अब यहाँ पर अब ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस वाले कर्व की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मान करके चलिए कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जिसका नाम हम दे देते हैं ए। अब ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है, इधर देखिए यहाँ पर तो श्रम लिखा हुआ है, तो श्रम की मान लीजिए कि हमने एक इकाई लगाया, और यहाँ पर हम मान करके चलते हैं पूंजी लिखा हुआ है, तो पूंजी की मान लेते हैं कि 10 इकाई हमने लगाया। तो हमें इस पॉइंट पर मान करके चलिए कि जो हमारा आउटपुट है वो कितना है, मान करके चलिए कि 100 यूनिट्स है इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट ए के ऊपर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा करें कि जो श्रम की इकाई है वो 1 से बढ़ा करके हम 2 कर देते हैं, और जैसे ही हमने श्रम की मात्रा को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाया है, हमने लेबर की मात्रा को 1 ज्यादा कर दिया, तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हम पूंजी थोड़ा कम लगा देते हैं, कोई बात नहीं, चूंकि हमने उसके जगह पर लेबर ज्यादा लगाया है। यानी कि श्रम और पूंजी यहाँ पर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट वाले फॉर्म में है, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न के केस में है, ठीक है, कि हम एक के बदले में दूसरी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हमने श्रम की मात्रा 1 से बढ़ा करके 2 कर दिया, तो चूंकि हमारा जो श्रम की इकाई है वो हमारा एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा हुआ है, तो y का जो मात्रा हमने या फिर पूंजी की जो मात्रा हमने पहले 10 लगाया था, अब हम कुछ कम लगा देंगे, मान करके चलिए कि यहाँ पर हम 6 कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कितना यूनिट कम किया है, कैपिटल को 4 यूनिट कम किया है। तो आप ऐसा समझने के लिए इंडिकेट कर सकते हो, यहाँ पर हम इस चीज को हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। आप चाहो तो इंडिकेट कर सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि इसको यानी कि पूंजी को हमने कम किया है, श्रम की मात्रा हमने बढ़ाया है। अब यहाँ पर हमें एक और कॉम्बिनेशन मिल गया जिसका नाम है बी। अब बी कॉम्बिनेशंस के ऊपर में अगर आप आउटपुट कहोगे तो सेम है पहले के जैसा ही,
यानी कि अगर आप 1 इकाई श्रम लगाते हैं और 10 इकाई पूंजी लगाते हैं तो भी आपका आउटपुट 100 यूनिट्स था। यहाँ पर आप लेबर का अमाउंट बढ़ाते हैं, यानी कि श्रम की इकाई हमने ज्यादा कर दिया है, पूंजी की इकाई हमने कम लगाया है अब, लेकिन हमारा आउटपुट जितना पहले हो रहा था ना उतना ही अब भी हो रहा है। क्या आउटपुट में कोई वेरिएशन, कोई बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल नहीं ना। तो हम यहाँ पर इसी वजह से इस कर्व का नाम देंगे क्या? आइसोक्वांट कर्व। क्योंकि इस वाले कर्व पर हर एक जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो दिखाते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट को, उत्पादन के समान स्तर को। क्लियर हुआ? अब इसी कॉम्बिनेशंस ये भी आगे भी हो सकता है यहाँ पर मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन सी है ना, तो कॉम्बिनेशन सी में ऐसा कुछ मान लीजिए कि हमने इसको फिर से 2 इकाई चूंकि लेबर था, अब हमने 1 इकाई और बढ़ा दिया लेबर को, लेकिन इसके जगह पर हमने पूंजी का मात्रा फिर से कुछ कम कर दिया है। अब यहाँ पर चूंकि 6 है तो यहाँ पर हम कुछ और कम कर देते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर 4 इकाई कम किया था, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने 2 इकाई या फिर 4 इकाई और भी कम कर दिया, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मान करके चलते हैं कि हमने 4 इकाई किया, इसका मतलब कम कितना हुआ है? 2 इकाई का। पहले कम कितना कर रहे थे हम? 4 इकाई का। तो इस तरीके से आप कुछ भी कॉम्बिनेशंस ले लीजिए, एक का अमाउंट बढ़ाना है, ध्यान रखना है, और दूसरे का अमाउंट घटाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ाया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घटाया भी है। समझ आ गया होगा? तो अगर हम कहें कि एक आईक्यू जो हमारा है वही तो है हमारा आइसोक्वांट, तो इसके ऊपर में जितने भी ए बी सी, इसी तरीके से डी ई एफ जी, जितना भी आप कॉम्बिनेशन लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन जो इसका दिखाता है ना, हर एक संयोग पर आप पाते हैं समान स्तर का उत्पादन। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर कह रहे थे क्या? बिंदु पथ। चूंकि बिंदुओं को मिला करके एक रास्ता बना है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, फिर से देख लीजिए कि सम उत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले, देखिए एक समान उत्पादन कर रहा है ना, वैसा ही वक्र है। और ये कैसे प्राप्त हो रहा है हमें समान उत्पादन स्तर? तो यहाँ पर क्या है? 2 उत्पत्ति के साधनों, तो देखिए 2 उत्पादन के साधन हैं, श्रम और पूंजी, 2 उत्पादन के साधन है, के अनेक संयोग बिंदुओं, देखिए अनेक संयोग बिंदुओं, ठीक है, का बिंदु पथ, इन बिंदुओं का क्या? बिंदु पथ है। यानी कि उत्पाद वक्र, सम उत्पाद वक्र क्या है? इन सारे कॉम्बिनेशंस का एक लाइन बनता है, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। और हर एक कॉम्बिनेशंस पर या फिर हर एक संयोग पर एक उत्पादक को समान रूप से उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न समुत्पाद रेखाएं उत्पादन के स्तर को व्यक्त करता है या फिर दिखलाता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि IQ ये हमारा बना हुआ है, और ये IQ अगर हमारा हर एक कॉम्बिनेशंस पर ए बी सी डी सभी पर कितना बता रहा है? 100 यूनिट आउटपुट, तो हम बार बार यहाँ पर लिखने की ये जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा लिखा हुआ है अब 100 यूनिट। तो इससे पता चल जाता है कि इस वाले लाइन पर आप कहीं पर भी ले लीजिए कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर हम डी भी बना देते हैं यहाँ पर, सॉरी रुकना थोड़ा सा, हाँ यहाँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन डी भी बना देते हैं और इसमें हम इंडिकेट ये कर देते हैं कि 4 इकाई हमारा है, मान लो कि यहाँ पर श्रम की इकाई, और फिर हम यहाँ पर पूंजी इकाई कुछ ना कुछ कम कर देंगे। मान करके चलिए कि हमने 2 कर दिया है या फिर 1 कर दिया, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं आप। मान करके चलिए हमने 1 ही कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि सब में 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया, काम खत्म। अब हम चाहें तो इसके ऊपर भी एक IQ खींच सकते हैं, तो इसका हम नाम उस समय दे देंगे क्या? मान लीजिए IQ1, चूंकि ये IQ है तो ये IQ1, इसी तरीके से IQ3, 4, 5 कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम IQ लेवल, ये जैसे जैसे, हाँ ठीक है, IQ लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आइसोक्वांट कर्व जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ज्यादा उत्पादन स्तर को व्यक्त करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले लें A डैश, इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए B डैश, आगे हम कर दें C डैश, फिर यहाँ पर मान लीजिए कि D डैश, इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया मान लो कि 200 यूनिट आउटपुट, 150 यूनिट आउटपुट, जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मतलब पहले के अपेक्षा तो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो उत्पाद वक्र है या फिर सम उत्पाद वक्र है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर ये IQ जो बना हुआ है ना, इसके नीचे अगर यहाँ पर रहता IQ आइसोक्वांट कर्व, तो इसका मतलब उत्पादन स्तर को कम व्यक्त कर रहा है ये। ठीक है, ये चीजें फिर हम लोग फीचर्स के अंदर भी कभी डिस्कस जरूर करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको ये चीजें
समझा दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सर ये किन किन मान्यताओं पर आधारित है, किन किन एजम्पशंस पर बेस्ड है, आइए चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए मान्यता क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात क्या है मान्यता को समझने के लिए, फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए। पहला क्या है कि उत्पादक विवेकशील है, और रैशनल प्रोड्यूसर होने का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा उत्पादक है जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है ना। तो कैसे हासिल होता है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि उत्पादक विवेकशील है, अर्थात वह चाहता है कि अपने दिए हुए संसाधन की सहायता से या फिर सहयोग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर ले या फिर अधिकतम लाभ कमा ले। क्योंकि जब तक मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। चलिए, अब चूंकि दिए हुए रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन करने की यहाँ पर बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि दिए हुए संसाधन का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करना होगा। आइए आगे चर्चा करेंगे इन चीजों पर। यहां पर देखिए सेकंड जो एजम्पशन है वो क्या कह रहा है, दूसरी मान्यता कह रहा है कि सम उत्पाद वक्र की व्याख्या केवल दो उत्पत्ति के साधनों के संदर्भ में की जाती है। अर्थात यह मान लिया जाता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए केवल उत्पत्ति के साधन दो जो है यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। केवल उत्पादन के कितने साधन हैं? दो। जैसा कि आपने देखा श्रम और पूंजी की मात्रा हमने ले लिया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें तो क्लियर हो गया होगा कि सम उत्पाद वक्र केवल जो है वो दो उत्पत्ति के साधनों के संदर्भ में ही व्यक्त किया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो हमारा है वो क्या है, तीसरा जो हमारा है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उत्पादन की तकनीकी दशाएं, है ना, उत्पादन की तकनीकी दशाएं या फिर टेक्निकल नॉलेज कैसा रहता है? स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी बताया था आपको कि जहां पर भी उत्पादन का हम लोग जिक्र करेंगे ना, हर जगह पर तकनीक को अस्थायी मान लिया जाता है या फिर स्थिर मान लिया जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए टेक्निकल कंडीशंस को स्थिर माना जा रहा है। कह रहा है कि उत्पादन की तकनीकी दशाएं फिक्स्ड हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर तकनीक में बदलाव हो जाता है तो हमारा उत्पादन का स्तर या फिर उत्पादन की गुणवत्ता में भी परिवर्तन होता है, स्वाभाविक सी बात है। आगे ध्यान दीजिए, चौथी मान्यता यहाँ पर क्या है? चौथी मान्यता देख लीजिए, कह रहे हैं कि उत्पत्ति के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। यानी कि हम चाहें तो लेबर को हम यहाँ पर तोड़ करके भी लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। जनरली लेबर को हम लोग मानते हैं कि परिवर्तनशील साधन है, ये भी बात सही है। और लेबर या फिर श्रम को मापा कैसे जाता है? तो कार्य के घंटों से। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में चीजें समझाया था, फिर से एक बार देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बात। एक जैसे लेबर का जो वर्किंग आवर होता है ना, एक लेबर का वर्किंग आवर होता है, लेबर का वर्किंग आवर होता है 8 घंटा। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति से हमने 12 घंटे काम करवाया है तो इसका मतलब है कि हम 1.5 लेबर लगा करके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लेबर वर्किंग आवर का मतलब है 8 घंटा, और चूंकि यहाँ पर देखिए उसी लेबर ने 4 घंटा और एक्स्ट्रा काम किया है, तो 4 और 8 यहाँ पर मिल करके 12 घंटे एक लेबर काम कर रहा है। इसका मतलब 1.5 लेबर काम किया एक्चुअल में, क्योंकि एक लेबर का जो वर्किंग आवर है वो है 8 घंटे। क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम श्रम की इकाई, पूंजी इकाई, जो दोनों छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर देखिए पांचवी मान्यता में क्या कह रहा है? यह भी मान लिया गया है कि दी हुई एवं स्थिर तकनीकी दशाओं में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा? कुशलतम तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट वाले पेज में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि जो भी संसाधन है या फिर जो भी आपके पास साधन है उनकी पूरी क्षमता का या फिर पूरी कुशलता का प्रयोग किया जाता है। उनकी क्षमता, उनकी कुशलता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी जितनी स्ट्रेंथ है, हमारी जितनी क्षमता है, हमारी जितनी कुशलता है, अगर हम उस चीज को झोंक दें किसी फील्ड में
तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमने भाई 100% अपना दिया है। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आपके पास साधन है उसे पूरी क्षमता के साथ प्रयोग किया जा रहा है, तभी तो हमारा लागत कम हो पाएगा, है ना। पूरी कुशलता के साथ संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है, तभी तो लागत घटेगा, कम समय लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में ज्यादा एक्सपर्ट होता है तो इसका मतलब है कि उसने समय उस पर दिए होंगे, है ना। और जब पहले उसने बहुत अच्छा खासा समय गुणवत्तापूर्ण या फिर क्वालिटेटिव रूप से गुजारा है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास होता है। तो यहाँ पर तो हालांकि श्रम और पूंजी की अगर बात कर रहे हैं, है ना, उत्पत्ति के साधन के तौर पर, तो इन दोनों ही साधनों को उनकी पूरी क्षमता या फिर पूरी उनकी वर्किंग इफिशियंसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी पूरी कुशलता का प्रयोग किया जा रहा है, यही चीज यहाँ पर कहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको हम लोग MRTS कहते हैं, सबसे वीडियो के एंड में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये अगर बात आपने पकड़ लिया तो ये मान करके चलिए कि आपको आइसो क्वांट के ऊपर आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। सो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होता क्या है, इसी वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि MRTS जो है ना आपका, वो क्रमशः घटती हुई होती है, यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है ये लगातार घटती हुई होता है। और इसी के वजह से आपने जो शेप देखा था ना आइसो क्वांट का, वो बिल्कुल इस तरीके से हमने बताया ना, तो इसका मतलब ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। किधर, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है ना, और ये वक्र लग रहा है कि उधर ही धसा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स या फिर उत्तल, ठीक है। और कन्वेक्स होने के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो MRTS है ना वो लगातार क्या होता है, घटती भी होती है, लगातार कम होती जाती है। समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसे देखते हैं तालिका और रेखा चित्र की मदद से, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको हम। देखिए सबसे पहले आपको टेबल में कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं इस पर जो है विचार करना होगा, ठीक है। कौन सा नहीं रखना है इसको भी ध्यान दीजिए। अच्छा एक लाइन यहाँ पर है जो कि इसी के लिए है तो रखने देते हैं। चलिए फिट हो चुका थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब भी आप टेबल बनाते हैं ना तो उससे पहले एक लाइन जरूर लिख लिया करिए हमेशा से। हम ये चीजें बार बार सजेस्ट करते हैं कि सीधा टेबल मत दे दो, कुछ पहले एक लाइन लिख दो। जैसे देखिए कह रहे कि निम्न तालिका के आधार पर सम उत्पाद रेखाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। नीचे जो तालिका है इसके आधार पर ही आपका डायग्राम अभी बनने वाला है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने कैसे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको संयोग या फिर संभावना लिखना है। उत्पादन संभावना भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर नाम दिया है ABCDE। आपने पीछे डायग्राम में भी देखा था इन चीजों को, है ना। अब यहाँ पर देखिए X साधन, आप कोई सा भी साधन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मान लिया है X का मतलब है श्रम, श्रम यहाँ पर यानी कि लेबर। साधन यहाँ पर Y है, इसका मतलब हम कोई भी साधन मान सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया है पूंजी, तो इसका मतलब केवल उत्पादन की कितने साधन हैं, दो, एक श्रम और दूसरा पूंजी। इन दोनों ही साधनों के सहयोग से अब उत्पादन का काम आगे होगा। क्लियर ना। अब यहाँ पर हम किसी की मात्रा बढ़ाएंगे किसी का घटाएंगे, ये अलग बात है, आगे चर्चा करेंगे हम। फिर आगे आपका MRTS, M का मतलब है मार्जिनल, R का मतलब है रेट, T का मतलब टेक्निकल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लेबर का अगर अमाउंट बढ़ाते हैं, श्रम की इकाई को बढ़ाते हैं, तो इसके सापेक्ष में ये कह लीजिए कि पूंजी की इकाई को कम किया जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब इसके लिए इसका सब्स्टिट्यूट हो रहा है या फिर इसका प्रतिस्थापन किया जा रहा है। किसके लिए, इसके लिए, यानी कि श्रम की इकाई जब जब हम बढ़ाते हैं तब तब हम पूंजी की इकाई को घटाते हैं, तो श्रम के लिए पूंजी का प्रतिस्थापन हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप उल्टा भी हालांकि कर सकते हैं, कोई नहीं, बट हमने जैसा लिया उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला कैसे तैयार किया ध्यान दीजिएगा। डेल्टा यहाँ जो प्रयोग किया गया ना, डेल्टा L, इसका मतलब है श्रम की इकाई में परिवर्तन, क्योंकि डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। इस डेल्टा का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन।
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेल्टा एल यानी कि श्रम की इकाई में परिवर्तन। और जैसे ही हम श्रम की इकाई को परिवर्तित करते हैं तो उसके चलते हमें पूंजी की इकाई को भी परिवर्तन करना होता है, तभी तो सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। हम किसी का अमाउंट बढ़ाएंगे, किसी का घटाएंगे, है ना, स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पर हमने ये नहीं कहा है कि आप हमेशा डेल्टा के ऊपर लिखा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने क्यों लिखा है डेल्टा के, ये भी तो मायने समझिए। हमने जिसको लगातार कम किया हुआ है वो है पूंजी यानी कि कैपिटल। अब पूंजी को कैसे डिनोट करते हो, के से, तो कैपिटल हमने इसीलिए ऊपर रखा है, यानी कि जिस इकाई को या फिर साधन, उत्पादन के जिस साधन को हम कम करते जाएंगे वो कहाँ रहेगा, ऊपर। आप ऐसे मान लीजिए कम हो रहा है इसका मतलब त्याग हो रहा है, त्याग हो रहा है इसका मतलब मर गया, मर गया मतलब कहाँ चला गया, ऊपर। तो फॉर्मूला में कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ऐसे ध्यान रख सकते हैं ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको हमने त्याग दिया, जिसको हमने छोड़ दिया, वो हमारे लिए मर गई या फिर मर गया, तो वो कहाँ चला गया, हमारे लिए ऊपर। फॉर्मूला में भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो डेल्टा के का अर्थ समझ में आ गया होगा कि पूंजी को जो है ना, यहाँ पर पूंजी को परिवर्तन कितना किया जाता है वो चीज यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे इस पर और भी क्लैरिटी आ जाएगी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लेबर को हम यानी कि श्रम की मात्रा को हम कैसे लिख रहे हैं, एल से लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम एल भी लिख देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, संयोग लिखा हुआ है या फिर इसको आप उत्पादन संभावना बोल सकते हैं। तो पहला संभावना ए हमने नाम दे दिया। अब इसका मतलब क्या है कि श्रम की अगर हम 2 इकाई लगाते हैं, कितनी इकाई, 2 इकाई, किसका, श्रम या फिर लेबर को, केवल हम 2 इकाई लगा रहे हैं। और उस वक्त हम साथ में ही क्या करते हैं, पूंजी की मात्रा 15 इकाई लगा देते हैं। कैपिटल हमने कितना लगाया, 15 इकाई, श्रम हमने कितना लगाया, 2 इकाई, लेकिन उत्पादन का स्तर कितना है, तो 200 यूनिट है। अब 500, 700, 1000 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, लेकिन अगर हम ये नहीं लेना चाहते, ऑप्शन तो है हमारे पास कि श्रम की 2 इकाई, पूंजी की 15 इकाई लगाएंगे तो उत्पादन 200 इकाई हो जाएगा, ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते या फिर किसी वजह से हमें 2 लेबर नहीं बल्कि बहुत अच्छे खासे लेबर सस्ते दर पर मिल जाता है, मान करके चलिए, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ऐसा संयोग ले सकते हैं कि हमने श्रम की इकाई ज्यादा कर लिया और मुझे चूंकि पूंजी जो है ना वो महंगे में पड़ रहा था, मान करके ऐसा चलिए, तो ये हमें जो है वो थोड़ा सस्ते में मिला, इसलिए सॉरी थोड़ा महंगे में मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको कम कर दिया। मतलब कंसेप्ट समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि हमने यहाँ पर श्रम की इकाई को बढ़ाया और जैसे ही हमने श्रम की इकाई 2 इकाई से बढ़ा करके 4 इकाई किया, पूंजी की इकाई 15 से 11 हमने कर दिया, यानी कि पूंजी की इकाई को 4 इकाई कम मैंने कर दिया है। तो 4 इकाई कम हुआ क्या, पूंजी की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा जाएगा। सो सबसे पहले जब हम 2 इकाई श्रम और 15 इकाई जो है यहाँ पर पूंजी लगा रहे थे तो किसी से त्याग नहीं हो रहा था, तो शुरुआत में हमने यहाँ पर खाली रखा, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर श्रम की इकाई 2 से बढ़ा करके 4 किया, तो बढ़ाया मैंने कितना, केवल 2 इकाई बढ़ाया ना, पहले तो 2 था ही, 2 बढ़ा तभी ना 4 हुआ, तो इसका मतलब 2 केवल बढ़ा है, तो इसलिए पॉजिटिव में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2, ताकि समझ में आए कितना बढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर पूंजी की इकाई को 15 से घटा करके 11 कर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ चूंकि कम हुआ है ना 4 इकाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 4 इकाई कम किया गया है पूंजी की मात्रा। तो वही वाला जो 4 है ना वो ऐसे लिखा जाएगा 4K। 4K का मतलब क्या है, 4 इकाई पूंजी या फिर कैपिटल, अनुपात में क्या हो जाएगा, 2 इकाई लेबर। आप ऐसा बोल सकते हो, आसान से बोलने के लिए केवल, है ना, लिखने के लिए तो ऐसा ही लिखाएगा, लेकिन बोलने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि 4 इकाई यानी कि 4 अनुपात 2, आप ऐसा कह सकते हो। लेबर को हमने कितना यहाँ पर बढ़ाया है, 2 इकाई, और उसके जगह पर हमें पूंजी कितना कम करना पड़ा, 4। अब ये मत कहना कि सर आप यहाँ पर माइनस यूज नहीं कर रहे हो, जबकि यहाँ पर यूज किए हुए हैं। हमने क्या कहा कि ये समझने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, माइनस और प्लस की बात कर रहे हैं जब, तो इसका मतलब है यहाँ पर बढ़ा रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो 2 इकाई बढ़ रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव में रखा। यहाँ पर घट रहा है, तो कितना घट रहा है, 4 इकाई घट रहा है, 4 इकाई घट रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है। इधर नेगेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम ऐसा कर सकते हैं
कि हम 2 से बढ़ा करके इसको सॉरी 2 से बढ़ा के पहले 4 किए थे, अब 4 से बढ़ा के हम 6 कर दे रहे हैं, यानी कि फिर से कितनी इकाई बढ़ाई गई, 2 इकाई बढ़ाया गया। ठीक है, और यहां पर कितना कम किया गया देख लीजिए, एक सॉरी यहां पर देख लीजिए कितना कम हुआ है, तो 11 से कितना हो गया है 8, इसका मतलब कितना इकाई कम हुआ है, 3 इकाई। समझ आया? यहां पर देखिए, यहां पर जो है वो 6 से अब बढ़ा दे रहे हैं 8, पूंजी की मात्रा हम क्या करेंगे, अब कितना त्याग करेंगे भाई, यहां पर देखिए इस बार हमने त्याग किया है 2, यहां पर देखिए श्रम की इकाई हम 2 बढ़ा रहे हैं, तो पूंजी की इकाई यहां पर कितना कम किया गया 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले अनुपात था, यहां पर देखें MRTS को, तो पहले 4:2 था, फिर 3:2 हो गया, फिर 2:2 हो गया, फिर यहां पर 1:2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम श्रम की इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं, पूंजी की इकाई त्याग जरूर हो रहा है, लेकिन पहले त्याग ज्यादा हो रहा था, फिर त्याग कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। इसका अर्थ क्या है कि जो MRTS है ना 4 3 2 1, इसका मतलब MRTS क्या हो रहा है, लगातार डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है। और ये चीज मान्यता में लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था वहां पर कि MRTS क्या हो रहा है, घट रहा है, और उसी मान्यता पर ये अभी हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं। और MRTS के घटने की वजह से, यानी कि जो ये घट रहा है ना 4 3 2 1 करके, ये जो घट रहा है, इसी की वजह से हमारा जो आइसोक्वांट बनता है वो कन्वेक्स बनता है। फिर से आपको हम कह रहे हैं, ऐसा बनने के पीछे रीजन क्या है कि ये 4 3 2 1 हो रहा है, यानी कि घट रहा है लगातार। अगर ये कहीं उल्टा होता, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4 रहता, तो ये ऐसा नहीं बनता। कैसा बनता ये हमारा, तो इस तरीके से कनकेव बनता। समझ पाए? अगर यहाँ पर रहता 2 2 2 2 या फिर 3 3 3 3 5 5 5 5, ऐसा कुछ रहता, तो इसका मतलब हर जगह पर त्याग समान रूप से किया जाता, और उस वक्त हमारा बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनता। समझ आ गया? चलो अब हम लोग आते हैं डायग्राम के ऊपर में, लेकिन हमने जो टेबल में चीजें दिखाया है ना, उसे एक बार रीड कर लें जरा कि क्या क्या हमें नजर आया। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि संयोग ए, और ए में क्या था आपको मालूम है, श्रम की 2 इकाई था, साथ में ही पूंजी का कितना था 15 इकाई। चूंकि पूंजी को वाई बोल रहे थे ना, तो वाई भी आप कह सकते हो यहाँ पर। अब संयोग बी में क्या था, श्रम की मात्रा कितना था, देखिए एक्स की जगह पर एल भी यूज कर सकते हैं, चूंकि मैंने कहा था ये चीजें पहले ही। तो यहाँ पर एक्स का मतलब श्रम, श्रम की इकाई कितना है 4, और पूंजी की इकाई कितना है 11, यानी कि 4 गो लेबर और 11 यूनिट कैपिटल लगाते हैं तो भी हमारा उत्पादन स्तर समान रहता है। आगे चर्चा करेंगे और भी। संयोग सी पर भी ऐसा ही है, पूंजी की इकाई कितना है 6, सॉरी श्रम की इकाई कितना है 6, पूंजी की इकाई कितना है 8, तो भी उत्पादन स्तर हमारा वही रहने वाला है, डायग्राम में देखेंगे। संयोग डी पर चले आते हैं, जहां पर श्रम की मात्रा है 8 और पूंजी का कितना है 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे संयोग ए बी सी डी ई करके बना हुआ है, तो 5 तो संयोग है ही, आप और भी चाहे तो ले सकते हो। तो सभी संयोग उत्पादक को एक समान उत्पादन कितना दे रहा है 200 इकाई के बराबर दे रहा है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया टेबल के अंदर। इसे निम्न रेखा चित्र के द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे जो है वो रेखा चित्र में चीजें किया जाता है, आइए समझते हैं। तो जिस तरीके से शुरुआत में आपको कंसेप्चुअली बताया जा रहा है पूरा का पूरा, है ना, पहले स्टेटमेंट, फिर हम लोग आ रहे हैं कि एजम्पशंस कौन कौन सा है, फिर टेबल कैसे लिया जाता है, टेबल के बारे में एक्सप्लेन कैसे किया जाता है लाइन बाय लाइन, और फिर हम लोग आखिरी में देखते हैं कि ये टेबल के हेल्प से हम लोग डायग्राम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस पर भी बात करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के ऊपर में हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साधन एक्स, जिसको हम लोग श्रम कह रहे थे, यानी कि लेबर कह रहे थे, तो हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? अब वाई एक्सिस पर क्या रखा गया है ये ध्यान दीजिए, तो वाई एक्सिस पर लिखा गया है साधन वाई, जिसको हम लोग पूंजी कह रहे थे या फिर कैपिटल कह रहे थे। क्लियर ना? तो श्रम की मात्रा, पूंजी की मात्रा लिख दिया गया है ना सब। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या टेबल में आपको क्या चीजें स्पष्ट हुआ था कि अगर हम श्रम की कितनी इकाई रखते हैं 2 इकाई, तो पूंजी का हम कितना रख देते हैं
पूंजी का यहाँ पर देख लीजिए हम रख रहे हैं 15 इकाई। तो 15 इकाई हमारा पूंजी है और 2 इकाई हमारा जो है श्रम है। तो ये संयोग हमारा क्या बना, ए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें हमारा आउटपुट कितना है, 100 है। ठीक है, अभी समझने के लिए हम, सॉरी 200 था ना, 200 था भाई। तो आउटपुट हमारा यहाँ पर कितना था, 200 था। चलिए, टेबल में 200 था, वही वाला लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर श्रम की इकाई हमने 2 से बढ़ा करके 4 कर दिया, यानी कि श्रम की इकाई हमने बढ़ाया, तो पूंजी की इकाई को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। तो यहाँ पर तो समझ गए होंगे, ये संयोग आपका क्या बन गया, बी। और यहाँ पर भी आपका आउटपुट कितना हो रहा है, 200। यानी कि हुआ क्या भाई, ये हुआ कि हमने श्रम की मात्रा बढ़ाया और पूंजी की मात्रा घटाया, लेकिन उत्पादन में कोई जो है यहाँ पर परिवर्तन नहीं दिखा मुझे, है ना। अब यहाँ पर फिर उसी तरीके से श्रम की इकाई हमने बढ़ा दिया है, मान लीजिए 4 था पहले, अब 6 हो गया, तो 6 इकाई हमने श्रम लगा दिया है। और यहाँ पर हमारा अब पूंजी कुल कितना लगा रहे हैं हम, 8 इकाई। इसका मतलब फिर से हमारा पूंजी क्या हुआ है, पहले 11 था, अब 8 है, यानी कि फिर से पूंजी को कम किया गया है और श्रम की इकाई को यहाँ पर देखिए बढ़ाया गया था, है ना, यहाँ पर बढ़ाया गया था। अब फिर से इसी ढंग से हम क्या कर रहे हैं, एक और संयोग तैयार करते हैं और इसको कर देते हैं हम 8। श्रम की इकाई हमने अब 6 से बढ़ा करके 8 कर दिया, लेकिन पूंजी की मात्रा या फिर पूंजी की इकाई हम 8 से घटा करके यहाँ पर कितना कर रहे हैं, 6। ठीक है, मतलब एक को बढ़ा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर संयोग सी था, तो यह भी उत्पादन का स्तर कितना बता रहा है, 200 इकाई। संयोग डी बन रहा है, तो ये भी कितना दिखा रहा है, 200 इकाई। इसी ढंग से अब हम यहाँ पर बना रहे हैं संयोग ऐसा कि 10 इकाई हमने श्रम ले लिया और पूंजी की इकाई हमने यहाँ पर कर दिया है 5, जो कि पहले 6 था। अब पूंजी की मात्रा मात्र 5 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा संयोग बना ई, और यहाँ पर भी हमारा उत्पादन स्तर कितना है, 200 है। तो हम कह रहे हैं ना कि हर जगह आपको 200 200 200 नहीं लिखना है, बल्कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं आईपी करके, या फिर आईक्यू भी लिख सकते हैं इसको, कि आईक्यू या फिर आईपी आपका कितना है, 200 है। यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व जो आपका बनेगा वो संयोग ये बी सी डी और ई सबको मिला दीजिए, तो ये जो आपका लाइन अभी जा रहा है यही आपका है आइसो क्वांट कर्व या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व। चूंकि आप इसको आइसो प्रोडक्ट बोल सकते हैं और आइसो क्वांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइसो प्रोडक्ट का मतलब समान उत्पाद वक्र आप कह लीजिए, आइसो प्रोडक्ट कर्व। आईक्यू का मतलब क्या है, आइसो क्वांट कर्व। तो ये आप इन दोनों नामों से इसको जान सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ आ गया कि ये जो कर्व बन रहा है वो किस हिसाब से बना है। टेबल में मैंने कैसे क्या लिया हुआ था ये भी मैंने पहले ही बता दिया। अब जो आप टेबल और डायग्राम में चीजें दिखा पाए हो, ठीक है, वही चीजें आप लाइन बाय लाइन सिर्फ ये बता दीजिए कि टेबल और डायग्राम से आपको क्या क्या क्लैरिटी हुआ है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टेबल के बारे में तो अलग बताया था, इसलिए अब केवल हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है। कह रहे हैं कि उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब श्रम या फिर साधन की कितनी 2 इकाई प्रयोग किया जाता है और साधन y का मतलब है पूंजी, तो पूंजी की कितनी इकाई लगाते हैं, 15 इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादन स्तर कितना है, 200 इकाई। यानी कि हम श्रम को कितना लगाते हैं, श्रम का मतलब साधन x, ठीक है, तो श्रम की हम कितनी इकाई लगाते हैं, 2 इकाई। पूंजी की हम मात्रा यानी कि साधन y कितना लगाते हैं, 15 इकाई। तो 2 इकाई लेबर लगा करके और 15 इकाई पूंजी लगा करके उत्पादन का स्तर कितना है, 200 इकाई उत्पादन हो रहा है। इस चीज को स्पष्ट किया था आपके संयोग ये के ऊपर में। ठीक है, परंतु जब यहाँ पर साधन की हम यहाँ बात कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि साधन कोई सा भी एक बढ़ा दिए। अब कौन सा बढ़ाए, टेबल में कौन सा था या फिर डायग्राम में कौन सा था बढ़ रहा था जो, तो वो था श्रम की इकाई। तो श्रम हम 2 लगा रहे थे ना पहले, अब हम इसको 4 इकाई कर देते हैं, और इसके जगह पर जो हम पहले पूंजी 15 इकाई लगा रहे थे, अब हम यहाँ पर देखिए साधन y यानी कि पूंजी को कितना लगाते हैं, मात्र 11 इकाई। पहले हम लगा रहे थे 15, अब लगा रहे मात्र 11। तो यहाँ पर मात्र जो है अब 4 लेबर लगाते हैं और पूंजी हम 11 इकाई लगाते हैं, तब भी हमारा उत्पादन का स्तर कितना बना रहता है, 200 इकाई। यानी कि उत्पादन के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ।
चाहे तो आप श्रम और पूंजी की जो भी संयोग, जो भी मात्रा ले लीजिए। ठीक, इसी प्रकार जब साधन x का मतलब फिर से कह रहे हैं श्रम है, ठीक है, लेबर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब 6 इकाई लगा देते हैं, जो कि देख लीजिए पहले हम कितना लगा रहे थे 4, अब इसकी मात्रा हम कितना कर दे रहे हैं, 6 इकाई कर दे रहे हैं। और साधन y मतलब पूंजी का प्रयोग हम कितना कर रहे हैं, 8 इकाई, जो कि पहले कितना कर रहे थे, 11 इकाई। तो हमने पूंजी को घटा दिया लेकिन श्रम की मात्रा को देखिए बढ़ा दिया। तो यहाँ पर पुनः आप देखेंगे तो उत्पादन का स्तर जो है ना वो 200 इकाई पर ही बना रहता है। ठीक है, 200 इकाई। इससे यह भी स्पष्ट पता चलता है कि एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर दूसरी साधन की मात्रा को कम करना पड़ता है या फिर कम किया जाता है, तब भी उत्पादन के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा। खास क्या मतलब, उत्पादन तो स्थिर हो जा रहा है। तो यहां से ये चीजें तो क्लियर हो गया। तो एक साधन की मात्रा को वृद्धि करने पर दूसरी साधन की मात्रा को कम प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्पादन का स्तर एक समान होता है। लेबर को बढ़ा रहे हैं, पूंजी को घटा रहे हैं, उत्पादन के स्तर में कोई बदलाव तो नहीं दिखा आपको। इसी तरीके से आगे भी देख लीजिए, कह रहे हैं कि एक साधन की मात्रा को बढ़ाने पर दूसरी साधन की मात्रा को जितना त्याग करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना त्याग करना पड़ता है। किसका त्याग भाई, तो एक चूंकि हम लेबर को बढ़ा रहे हैं ना और उसकी जगह पर पूंजी को घटा रहे हैं, तो घटा जो रहे हैं उसी को बोल रहे हैं त्याग करना, सेक्रीफाइस करना। तो जिसकी मात्रा का त्याग किया गया है या फिर जितना कम किया गया है, त्याग की इसी दर को हम लोग कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो कि मैंने एजम्पशंस के अंदर में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होता क्या है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या है भाई, कि अगर हम दो लेबर और पूंजी की बात कर रहे हैं, दो साधन है उत्पत्ति के, तो एक की मात्रा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को हम कितना घटा रहे हैं, वही जो त्याग है ना, त्याग की उसी दर को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर बोला गया है। समझ गए, फिर से आगे डिस्कस कर देंगे इस चीज पर हम। अब ये हो क्या रहा है, कह रहे हैं कि घटती तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर क्या हो जाता है, उत्तल होता है या फिर कन्वेक्स होता है। तो यहां से ये रीजन पता चल चुका आपको कि जो सम उत्पाद वक्र है या फिर आइसो क्वांट कर्व है वो उत्तल क्यों होता है या फिर कन्वेक्स क्यों होता है। कन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो रहा था ना, तो वजह क्या बना इसका कि MRTS क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। देखिए कह रहा है कि घटती तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण ही सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है या फिर कन्वेक्स हो जाता है। चलिए अब इसी चीज को हम आपको अलग से बता देते हैं कि अच्छा प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सॉरी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होता क्या है। अलग से हमने इसको ले लिया है, आप भी साथ में ही क्वेश्चन के अटैच कर सकते हैं अगर आप जैसे कि पहले देखें, लेकिन अगर आपको ये चीजें अलग से पूछा जाता है तो अलग से ही लिखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन हमने आपको बता दिया आपको कि कन्वेक्स क्यों हो रहा था, तो वो सबसे बड़ा रीजन यही था, घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर। यहाँ पर देख लीजिए टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी कि इसको आप कहिए मार्जिनल रेट ऑफ, यहाँ पर कहेंगे टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आप इसको बोल दीजिए MRTS, ठीक है। क्या बोलेंगे, MRTS बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब कह रहे हैं कि एक साधन, यानी कि उत्पादन के साधन, हम लोग कितना जिक्र कर रहे थे बार बार, मान्यता में भी लिखा हुआ था कि केवल 2 ही उत्पादन के साधन हैं, एक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं। तो ऐसा ही डेफिनेशन यहाँ पर भी है कि एक साधन की वह मात्रा जो किसी दूसरे साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर त्याग किया जाता है, यानी कि किसी हम साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे साधन की मात्रा को घटा भी तो रहे हैं, तो दूसरे साधन की मात्रा को हमने कितना घटाया वही हमारा कहलाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जबकि आप इस वक्त देखेंगे तो उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगा। लेकिन अगर आप इसको जो है वो थोड़ा और भी अच्छे से जानना चाहते हैं, आइए बताते हैं, डायग्रामेटिक बताते हैं आपको।
क्योंकि डेफिनेशन भी अगर पूछता है ना तो आप साथ में इस डायग्राम को जरूर अटैच कर दीजिए, इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स और वाई दोनों हमने ले लिया। एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा है, मान लो श्रम की इकाई, यानी कि साधन एक्स जिसको आप बोल रहे थे बार बार। यहाँ पर क्या होगा, साधन वाई या फिर कह लीजिए पूंजी की इकाई है। तो यहाँ पर आपने देखा हुआ था, आप इसको आई क्यू कह लीजिए या फिर आई पी कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें। अब इसके ऊपर संयोग ए बी सी डी था, तो थोड़ा सा रुकिए। देखिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पर हम कह देते हैं कि श्रम की इकाई कितनी है, तो श्रम की इकाई है केवल एक। पूंजी की इकाई कितनी है, पूंजी का कितना लगाए थे उस टाइम 15।